हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 2 के बचे हुए भाग से हुए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, यदि ये पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं ताकि ये वाला वीडियो से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हम पढ़ना है वो पढ़ना है अम्ल एवं समानताएं क्या क्या है। ठीक है, मतलब अम्ल और क्षारक ऐसे कौन से गुण जो समान होते हैं। तो अभी हमने के पहले वाली वीडियो हमने अम्लों और क्षारकों के बहुत सारे रासायनिक गुणधर्मों की बात की। वहाँ पे अगर हम लोग बात करें अम्लों के, अम्लों का हमने गुण पढ़ा। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते थे क्या निकालते थे? हाइड्रोजन गैस निकालते थे हाइड्रोजन गैस निकालते थे। ठीक है, किसी भी धातु से अभिक्रिया करते थे। जैसे मान लीजिए ये अगर आयरन से अभिक्रिया करते थे तो भी ये क्या निकालते थे? हाइड्रोजन निकालते थे, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अम्लों में जो है वो हाइड्रोजन होता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अम्लों में जो है हाइड्रोजन होता होगा। तो यही चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जब कभी किसी अम्ल या क्षारक को हम लोग जल में घोलते हैं, ठीक है, जल में घोलते हैं, जब किसी अम्ल या क्षारक को हम लोग जल में घोलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, जब अम्ल अथवा क्षारक को को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, घोला जाता तब ये क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं? आयनित, आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाने का मतलब क्या है? जब भी हम लोग अम्ल या क्षारक को घोलेंगे तो ये, जैसे हम लोग जल में घोलेंगे तो ये टूट के क्या कर देंगे? आयन बना देंगे। ठीक है, एक उदाहरण की सहायता से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश। जैसे मान लीजिए हमारे पास अम्ल था, क्या? HCl था। ठीक है, HCl था, इसको हमने किसमें घोल दिया? पानी में घोल दिया। किसमें? पानी में, H2O में घोल दिया। तो ये क्या देता है? एक H+, दूसरा Cl- देता है। क्या देता है? एक H+ और एक Cl- देता है। ठीक, एक H+, ये क्या है? एक धनायन है, और ये क्या है? एक ऋणायन है। ठीक, ऋणायन। ठीक, एक धनायन दिया और एक ऋणायन दिया। इसी प्रकार जब हम लोग, जैसे मान लीजिए एक हम लोग क्षार भी लेते हैं कि OH, इसको जो हम लोग किसमें घोलते हैं? H2O में। तो ये दे देता है एक K+, दूसरा OH-, ये भी क्या क्या है? एक धनायन दे दिया और एक ऋणायन। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारकों में पहली ये समानता है कि जब भी इनको जल में घोला जाएगा ये क्या दे देंगे? आयन दे देंगे। तो ये पहली समानता हो गई इसमें, कि जब अम्ल या अथवा क्षारक को जल में घोला जाता है तब ये आयनित हो जाते हैं। ठीक है, जब अम्ल या क्षारक को जल में घोला जाता है तो क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। चलिए कुछ हम लोग अम्लों, कुछ अन्य अम्लों या क्षारकों का उदाहरण लेकर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हम लोग बात करें अम्लों की, किसकी बात? अम्ल। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ले लिया था क्या? HCl, और इसको बोल दिया H2 में, तो H+ और Cl- में टूट गया था। ठीक है, H+ और Cl- में
टूट गया। तो इसी तरह अन्य उदाहरणों को हम ले लेते हैं, तो जैसे अभी एक HCl हमारा हो गया कि HCl को हमने जल में घोला तो ये किसमें H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। इसी तरह हम लोग ले लेते हैं दूसरा उदाहरण अपना HNO3 HNO3, इसको जब वाटर में घोलेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस आयन में टूट जाएगा। इस तरह अगर हम लोग ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग वाटर में घोल देते हैं, ये बना देता है क्या, H प्लस प्लस SO4 नहीं HSO4 माइनस आयन। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, एसिटिक अम्ल CH3CH3COOH, और इसको हम लोग वाटर में घोल देते हैं तो ये क्या बना देता है, H प्लस प्लस CH3COO माइनस। ठीक है। तो ये हो गया अम्ल के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जितने भी अम्ल हैं सभी अम्ल क्या हो रहे हैं, जब जल में आयनित हो रहे हैं तो ये सभी अम्लों में एक आयन जो है वो समान है। वो कौन सा आयन है, H आयन। ठीक है। सभी अम्लों में क्या होते हैं, H आयन होते हैं, यानी अम्ल जल में घुलने पर, ठीक है, जल में घुलने पर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, H प्लस आयन देते हैं। यानी हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि वे सभी यौगिक जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे हम लोग उसकी भौतिक अवस्था लिखें, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, ए, यानी जल में घुला हुआ, और ये भी एक। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि जब यह Cl को हमने किस में घोला, वाटर में घोला, H2O में घोला, तो यहाँ पे जो H प्लस आयन हम लोग लिख रहे हैं, H प्लस आयन के रूप में न उपस्थित होकर किसके रूप में रहते हैं, H3O प्लस आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा Cl माइनस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो किसी भी अम्ल में, ठीक है, किसी भी अम्ल की जलीय विलयन में एच आयन की सांद्रता को, एच आयन की सांद्रता अगर पता प्रदर्शित करना है कि किस तरह से लिखें, उसको या तो हम लिख सकते हैं किस प्लस में, एच प्लस EQ, या फिर हम लोग उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं H3O। ठीक है। तो कभी भी अगर एच आयन की सांद्रता को अगर प्रदर्शित करना हो तो या तो हम लोग H प्लस लिखेंगे या तो H3O प्लस लिखेंगे। राइट। बात समझ में आ गई इतनी। अब हम लोग बात करते हैं क्षारकों का, कि जब क्षारकों के साथ ये सब होगा तो क्या होगा। ठीक है, क्षारक का। ठीक है। तो क्षारक में ले लेते हैं, जैसे KOH ले लिए, इसको घोल दिए किसमें, H2O में। ये किसमें टूटा, K प्लस और OH माइनस में टूटा। इस तरह का हम ले लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसको जल में घोल दिया तो किसमें टूटा, Na प्लस प्लस OH माइनस हो गया। ठीक है। फिर इसी तरह अगर हमने अन्य ले लिया, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घोल दिया, ये किसमें टूट जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जितने भी क्षारक हैं जब इनको जल में हम लोग घोलेंगे तो इन सब में एक आयन होगा जो समान होगा, और वो कौन सा आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो क्षारक हैं, क्षारक जल में घुलकर, जल में घुलकर घुलकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते। ठीक है। या फिर अगर यहाँ से हम लोग कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि वो यौगिक
जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बात और हम लोग ये देख लेते हैं कि क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, अब कोई भी जो क्षारक यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, और वे क्षारक जो जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, वो हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। बात समझ में आई कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो जितने भी क्षारक हैं सभी जल में घुलते नहीं हैं, कुछ जो हैं जो घुल जाते हैं उनको क्षार कहेंगे, बाकी सभी को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या होता है? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल और किसको, क्षारक, परस्पर अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं, अम्ल क्या करता है? क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है, और क्षारक क्या करता है? अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अम्ल में H आयन होते हैं, क्षारक में क्या होते हैं? OH आयन होते हैं। तो अगर इसको हम लोग डिनोट करना चाहें तो हो गया H, और एक कोई ऋणात्मक तत्व होगा तो उसको हम लोग नोट कर देते हैं X से। प्लस क्षारक में क्या होगा? एक कोई धात्विक पार्ट होगा। ठीक है, और एक होगा OH आयन होगा। इसमें की जो X है और जो M है, ठीक है, ये दोनों मिला करके क्या बना देते हैं? MX। ये हो गया हमारा लवण, और प्लस जब यहाँ पे OH बचा और यहाँ पे क्या बचा? H। ये मिलाकर क्या बना देंगे? H2O। तो क्या हो गया? जल हो। ठीक, अब एक बात हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि HX और MOH मिला करके क्या? MEX और H2O मिला दी। तो M कहाँ से आया? M आया कहाँ से? क्षारक से आया। तो लवण का वह भाग जो क्षारक से आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक। और वह भाग जो अम्ल से आता है उसे कहते हैं अम्लीय। क्या कहते हैं? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय मूलक कहते। ठीक, अब जब अम्ल को या क्षार को हम लोग पानी में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं। ठीक, पानी में मिलाते हैं। अब तो इसमें क्या भरा? वाटर भरा है। इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? कोई अम्ल या क्षार मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कोई अम्ल या क्षारक मिलाएंगे। अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमेशा अम्ल एवं क्षारक को ही किसमें मिलाना चाहिए? जल में मिलाना चाहिए। न कि अम्ल का कोई वो ले ले, ठीक है, अम्ल ले ले और उसमें क्या मिला दे? ऊपर से पानी मिलाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब जल और अम्ल और क्षारक, जल अम्ल के साथ अथवा क्षारक के साथ जो अक्रिया होती है वो होती कैसी है? उष्मा एपी होती है। कैसी होती है? उष्मा एपी होती है। यानी जब ये अम्ल जल में डालेंगे आप लोग तो वहाँ पे क्या निकलने वाली है? उष्मा निकलने वाली है। ठीक, तो यदि कहीं ऐसा हुआ कि आप लोगों ने पानी को अम्ल में डाल दिया
तो इतना ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा कि जिस भी बर्तन में आप लोग मिला रहे हैं वो फूट सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तुरंत ही वो हीट हो जाएगा, जिससे वो फूट जाएगा। जब जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाते समय क्या करना है, धीरे धीरे मिलाना है। यानी अम्ल जो भी अगर 10 ml आप लिए हैं तो उसको धीरे धीरे करके 1-1 ml पानी में मिलाते जाएंगे, और दूसरी बात, जिस बर्तन में मिला रहे हैं उसको धीरे धीरे हिलाते भी रहेंगे, ताकि जो ऊष्मा हो वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न ना हो। ठीक है, वो पूरे जल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिर रहा, यहीं पे हीट होगा, लेकिन जब हिलाते जाएंगे तो वो उष्मा जो है पूरे पानी में फैल जाएगी, जिससे बर्तन के फूटने का डर नहीं रहेगा। तो ये हो गया अम्ल या। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों अम्ल को ही जल में मिलाया जाता है, जल को अम्ल में क्यों नहीं मिलाया जाता। तो इसका कारण यही है। ठीक है, क्योंकि जल और अम्ल की ये अपक्रिया जो है कैसी होती है, उष्मा छेपी होती है। और यदि जल को हमने मिला दिया अम्ल में तो वहाँ पे उतना उष्मा निकलेगी कि जो उस बर्तन में मिला रहे हैं वो फूट सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं तनुकरण पे। तो जैसे मान लिए कि हमारे पास एक बर्तन है। ठीक है, एक बर्तन है ऐसे करके, इसमें 1 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। और इसमें 2 अणु हमने मिलाया हुआ है, क्या, HCl। तो 1 लीटर में कितनी HCl है, 2 अणु प्रति क्या है, लीटर। ठीक है, यानी HCl है तो भाई इसका H+ और Cl माइनस होगा तो 2H+ बनेगा। यानी 1 लीटर में कितना H+ है, 2H+ है। ठीक है, अभी इसमें हमने क्या किया, 1 लीटर और पानी मिला दिया। क्या किया, 1 लीटर और पानी मिला दिया। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। H+ की सांद्रता कितनी हुई, वो 2 ही है, पहले जितनी संख्या थी 2 ही है। तो अब 1 लीटर में H+ की सांद्रता कितनी हुई, 1 हुई। 1 H+ पर लीटर हो गया, यानी 1 लीटर में अब एक ही H+ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना क्या, कि जैसे जैसे हम लोग पानी मिलाते जाएंगे तो ये H+ आयनों की सांद्रता प्रति लीटर क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब अम्ल अथवा, ठीक है, जब जल में अम्ल अथवा क्षारक हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, जल में अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर जो आयनों की प्रति इकाई आयतन है, प्रति इकाई आयतन में जो आयनों की संख्या है वो कम होती चली जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। राइट, तो ये तनुकरण हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षारक होते हैं, ये कितने प्रबल होते हैं। ठीक, यानी इनकी प्रबलता कितनी होती है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो अम्ल हैं वो कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन, यानी H+ आयन देते हैं। और जो क्षारक हैं वो OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। यानी जो अम्लों की अम्लता का गुण है वो किसके कारण होता है, H+ आयन के कारण। और जो क्षारक की क्षारीयता का गुण है वो किसके कारण होता है, OH- आयन के कारण। ठीक है, तो अब कोई भी अम्ल जो है वो कितना ज़्यादा अम्लीय प्रभाव दिखाएगा, या कोई क्षार जो है वो कितना ज़्यादा अपना क्षारीय प्रभाव दिखाएगा, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा कि नहीं, अगर हम लोग क्षारकों की पहचान करनी होती है तो हम लोगों ने बहुत अनेक तरीकों के उसमें क्या सूचक यूज किए हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि नहीं ये कितना ये अम्ल है या क्षारक। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये फिगर जो देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है सार्वत्रिक सूचक। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसमें आप लोग देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे पन्नों की पन्ने लगे हुए होते हैं, जो यहाँ पे स्टेपल के होते हैं। इसमें से कोई एक पन्ना निकालेंगे हम लोग, और किसी भी कोई भी सॉल्यूशन जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पन्ने को डाल देंगे। ठीक है, इस पन्ने को डाल देंगे, और जैसे ही सॉल्यूशन से पन्ने में हम लोग डालेंगे
और बाहर निकालेंगे तो ये जो पीला कलर का पन्ना है इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, रंग परिवर्तित हो जाएगा और फिर उस रंग को, ठीक है, जो रंग आया है उसको हम लोग इस टेबल से मिलाएंगे और जिस टेबल से मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये कलर आया तो इसका पीएच 1, अगर ये कलर आया तो इसका पीएच 3, ये कलर आया तो इसका पीएच 5, ये कलर आया तो इसका पीएच 7, ये कलर आया तो इसका पीएच 9। तो ऐसे करके कुल मिला लेते हैं। तो ये सार्वत्रिक सूचक है जो सामान्यतः किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए, जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी अम्ल है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अम्लों की अम्लीयता का क्या कारण है, एच प्लस आयन। और क्षारीयता का क्या कारण है, ओ एच माइनस आयन। ठीक है, अब किसी भी विलयन में मान ली विलयन हमको दे दिया गया, तो दिया गया कि ये अम्लीय विलयन है। क्या है, अम्लीय विलयन है। और हमको ये बताया, कहा गया कि नहीं, पता करिए कि कितना इसमें हाइड्रोजन आयन है इस विलयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच में जो पी शब्द यूज हुआ है, पी बना है एक शब्द जो प्रोटेन्स से, ठीक है, प्रोटेन्स, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पीएच का अगर हम लोग करना चाहें तो हो गया हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, पीएच स्केल हो गया। ठीक, अब इस पीएच से, जो पीएच स्केल है, ठीक है, इससे पीएच का मान 1 से 0 से लेकर के 14 तक ज्ञात किया जा सकता है। 0 से लेकर के 14 तक ज्ञात किया जा सकता है। उसका अ, जो सूत्र है पीएच ज्ञात करने का वो है पीएच बराबर ऋणात्मक log 10 ऑफ एच आयन की सांद्रता। ठीक है, हम लोग को अभी नहीं पढ़ा कि जब जल में घोलते हैं तो एच प्लस के रूप में, एच आयन जो है एच प्लस के फॉर्म में नहीं रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, एच थ्री प्लस के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस log 10 ऑफ एच थ्री ओ प्लस, राइट, एच थ्री ओ प्लस। तो ये फार्मूले हैं जिससे हम लोग किसी भी पदार्थ का पीएच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना है। अब बात करते हैं पीएच जो स्केल होता है वो पीएच का 0 से लेके 14 तक मान देता है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक मान देता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ एच आयन। ठीक है, यानी कि अगर एच आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा हुई तो पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सांद्रता, अगर एच आयन की सांद्रता अधिक है तो, ठीक, अधिक है तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, ये जो पीएच मान है, पीएच स्केल है, वो पीएच का कहाँ से मान देता है, 0 से लेकर के 14 तक मान देता है। 0 से लेकर के 14 तक। ठीक है, तो यदि पीएच का मान जो है, ठीक है, पीएच का मान अगर 0 से लेकर के 7 से कम आया, ठीक है, 7 से कम होता है, वो जो विलयन होता है वो होता है अम्लीय विलयन। ठीक है, दूसरा, अगर 7 आ गया तो वो होता है उदासीन। ठीक है, और तीसरा, अगर 7 से अधिक आया, कहाँ तक, 14 तक, तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा,
क्षारीय। ठीक है, तो अगर 0 से 7 से कम आया तो अम्लीय, 7 आया तो उदासीन और 7 से अधिक आया तो क्षारीय। तो ये पीएच मान है। ठीक है, पीएच मान है यहाँ से। अब जो अम्ल या क्षारक होते हैं, ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग अम्लों की। तो जो अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल होते हैं, ये जल में क्या कौन सा आयन देते हैं? एच प्लस आयन देते हैं। अब हमने ले लिया कि दो हमारे पास अम्ल हैं, HCl और यहाँ पे है CH3COO। इसको हमने बोल दिया किसमें? H2O में। इसको भी हमने बोल दिया H2O में। इसका कितना अणु लिया हमने? 10 अणु लिया। इसका भी कितना अणु लिया? 10 ही अणु लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो HCl है, ये दसों के दसों मालिक्यूल इसके टूट करके क्या दे देंगे? 10 एच प्लस और 10 Cl माइनस आयन दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें एस्टिक एसिड की, तो ये एस्टिक एसिड जो है CH3COOH माइनस COOH माइनस और प्लस CH प्लस, ये कितना देता है? ये पूरा नहीं, बहुत दे देगा तो 2 3 दे देता है। ठीक है, यानी अगर 10 अणु इसका था लेकिन वो पूरा नहीं टूटा, केवल 3 ही अणु टूटे, इसलिए यहाँ पे कितना अणु प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन के कितने आयन प्राप्त हुए? 3 आयन। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला अम्ल है, जो पूरी की पूरी तरह टूट करके एच आयन दे दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। सिंपली कि वे अम्ल जो जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे अभी आपका आ गया HCl, HNO3 और H2SO4। ये जो तीनों जो अम्ल हैं, ये अधिक प्रबल अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दुर्बल का। तो ये जो नीचे वाला आपने देखा, ये कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। तो इसकी परिभाषा का लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, नहीं होते हैं, यानी पूरे के पूरे नहीं टूटेंगे, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हो गया हमारा एग्जाम्पल में, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? CH3COO पढ़ा। ठीक है, ये हमारा एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। इस तरह के कई बहुत सारे अम्ल। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं लोग प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि वे क्षारक जो जल में, जैसे मान लिया यहाँ पे कि OH है, इसका 10 अणु हमने लिया, इसको घोल दिया किसमें? H2O में। तो अगर ये 10 के 10 दे देता है, यानी 10 के प्लस और प्लस 10 OH माइनस आयन दे देता है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये प्रबल क्षारक है। ठीक है, यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक प्रबल क्षारक कहलाते। ठीक है, तो उल्टा क्या हो गया कि वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, आंशिक रूप
से वियोजित होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। तो ये हो गया प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि दैनिक जीवन में जो अभी हम लोग पीएच पीएच चिल्ला रहे हैं, कभी से पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है? तो पहला जो इसका महत्व है वो हम लोग, जो पहला इसका हम लोग देखेंगे वो देखेंगे उदर में अम्लता। क्या देखेंगे? उदर में अम्लता। ठीक है, उदर जिसको हम लोग पेट कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, जिसमें तो ये यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उदर हमारा, ठीक है, जिसमें भोजन आता है, और ये इसकी दीवार है। ठीक, ये इसकी दीवार है। इसकी दीवार में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? ठीक है, उदर की भित्ति की कोशिकाएं भित्ति की कोशिकाएं HCl स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? HCl स्रावित करती हैं। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। भोजन जब रहता है यहाँ पे तो, ठीक है, जब भोजन यहाँ से ऐसे करके इसमें आता है तो इसकी जितनी भित्ति की आसपास की कोशिकाएं हैं ये सभी किसका श्रावण करती हैं? HCl का। कभी कभी हो जाता है ये कि इनकी मात्रा जितनी चाहिए होती है उससे अधिक बच जाती है। क्या हो जाती है? उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, और ये कहाँ पे गिरने लगता है? ये जो उदर की भित्ति हैं इन्हीं पे गिर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? जलन और दर्द का अनुभव होता है। जलन व दर्द का अनुभव होता है, और इसको क्या कहते हैं? उदर में अम्लता कहते हैं। ठीक है, उदर में अम्लता कहते हैं। इसको हटाया कैसे जा सकता है? दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करके, दुर्बल क्षारक का उपयोग कर। ठीक है, दुर्बल क्षारक का उपयोग कर इसको कम किया जा सकता है। दुर्बल क्षारक में जैसे आ गया हमारा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो इनो जिसको नाम से जानते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ नहीं बल्कि क्या है? एक मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड ही है, जो उधर में अम्लता को समाप्त करने के काम आता है। ठीक है, दूसरा है वर्षा, अम्ल वर्षा। क्या है? अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा, ये दूसरा प्रभाव देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान लगभग लगभग कैसा होता है? उदासीन। ठीक है, लगभग लगभग उदासीन होता है। और जब इसका पीएच मान, ठीक है, 7 से कम हो जाता है, वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, ठीक है, 7 से कम हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला क्या है? CO2 है, SO2 है, ये वायुमंडल में वाष्प के रूप में क्या उपस्थित होता है? H2O। उससे अभिक्रिया करके क्या बना देगा? H2CO3। कार्बनिक अम्ल कहते हैं, कार्बिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ पे H2SO4 से SO2 जो H2O से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? H2SO3 बना देता है, जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। यही अम्ल वर्षा के जल के साथ जो है गिरते हैं, ठीक है, जिससे वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम हो जाता है। ठीक है, और ये जल में अगर गिरता है
तो जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, मृदा पे गिरता है तो उससे मृदा की उर्वरकता जो है प्रभावित होती है। जितने भी जीव जंतु हैं सभी वर्षा जल से क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सभी जो जीव हैं वो पीएच की एक परास में ही रह सकते हैं या पीएच की एक परास को ही सह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे ब्लड का पीएच है तो वो 7.4 नियर अबाउट है। अगर हमारा ब्लड जो है 8 का जो पीएच वैल्यू 8 हो गई या फिर 7 से कम हो गई तो हम लोग इसको सहन, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो सही तरफ से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने जितने भी जीव हैं सभी वो पीएच के अनुरूप, पीएच में परिवर्तन के कारण उनकी जो समान प्रक्रिया है वो समान प्रक्रियाएं उनकी जो है वो अवरुद्ध हो जाती हैं। तो जितने भी जीव हैं सभी में ये प्रभाव, तो ये है अम्ल वर्षा। तो इसको दूर करने का उपाय यही है कि अगर हम लोग CO2 या SO2 की मात्रा का उत्पादन, जो इसकी उत्पादन दर है अगर उसको कम कर दें तो अम्लीय वर्षा से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दंत क्षय। ठीक है, दंत क्षय। ठीक है, तो दांतों का सड़ना कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो भोजन जा करके हमारे दांतों के बीच में क्या होता है, फंस जाता है। ठीक, फंस जाता है और मुख में जो उपस्थित बैक्टीरिया हैं, मुख में उपस्थित बैक्टीरिया या जिसको क्या कहा जाता है, जीवाणु, वो भोजन पर, जो भोजन बचा हुआ है, भोजन पर क्रिया कर क्या बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं, अम्ल बनाते हैं। ठीक है, जब मुख के पीएच का मान जो है अम्लीय बनाते हैं और उस अम्ल की वजह से जब मुख के पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है तो ये दांत जो है, दांतों पर जो इनेमल है ये है दांत। ठीक है, दांत की जो सबसे ऊपरी परत है, ये वाली लेयर जो बनी होती है, ये एक बहुत कठोर पदार्थ की बनी होती है जिसको कहते हैं अनेमल। ठीक है, तो जब इस पे एसिड पड़ता है तो ये क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिससे दांतों में जो है कैविटीज हो जाते हैं या दांत जो है वो सड़ जाते हैं। तो ये हो गया दंत क्षय। अब इसे दूर करने का उपाय वही है कि अम्ल है तो अम्ल के प्रभाव को कोई क्षारक ही नष्ट कर सकता है। तो हमें अगर क्षारक युक्त हम लोग दंतमंजन का उपयोग करते हैं तो दंत क्षय से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कीटों का डंक। कीटों का डंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग एक कीट देख रहे हैं, ये उसका डंक है। तो जब कीट डंक मारते हैं तो वो कोई ना कोई क्या छोड़ते हैं, अम्ल छोड़ते हैं, जो हमारी त्वचा में जैसे ही हमारे मांसपेशियों के संपर्क में आता है हमको जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है। ठीक है, कोई जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई क्षारक यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्षारक, अगर जहाँ पे भी डंक मारा है वहाँ पे कोई क्षारक लगा देते हैं, दुर्बल क्षारक, तो जो भी कीटों के डंक के मारने जो भी जलन व दर्द हो रही वो कम हो जाती है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि जैसे ही कुछ गाँव में भी देखा होगा या कहीं पे देखा होगा कि जो कुछ मारता है, बिच्छू वगैरह मारते हैं, बिच्छू मार दे या फिर जो हमारे ये दिख रहा है, ये अगर डंक मार देता है तो आप हम लोग क्या लगा देते हैं, चूना लगा देते हैं। चूने का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षार है, ये जाता है उस अम्ल के प्रभाव को निरस्त करता है और जिससे हमको क्या होता है, जलन और दर्द का जो अनुभव है वो कम हो जाता है या जलन व दर्द जो है वो कम हो जाती है। राइट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है मृदा का पीएच।
क्या है? मृदा का पीएच। अभी हमने बताया क्या कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब पीएच की एक परास में ही रहते हैं, पीएच की एक परास को ही सह सकते हैं। ठीक है। तो यदि कभी मृदा का पीएच घट बढ़ जाता है, वहाँ पे फसलें अच्छी नहीं हो पाती हैं, तो उससे हमको क्या कर, पहले हमको उस मिट्टी का पीएच ज्ञात करना भी, पता करवाना चाहिए कि कितना है, और फिर उपयुक्त उर्वरक उसमें मिला करके मिट्टी की पीएच को सामान्य किया जा सकता है, जिससे कि फसल की उपज जो है वो अच्छी हो सके। ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।